हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं और 2025 बोर्ड परीक्षा हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी को 70 में 70 नंबर की तैयारी करा दूंगा, क्योंकि यह एक वायरल मॉडल पेपर है जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे छप करके चले आने वाला है। ठीक है, और इसका आप लोग कोड देख रहे हैं 801 DV। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका हिंदी में 70 में 70 नंबर स्कोर हो सके। ठीक है, तो चलिए एक ऐसा ही एकदम बिल्कुल आपको पेपर मिलेगा जहां यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक भर देना है और यहाँ पे अपना नाम भर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो है बढ़िया से सबसे पहले ही मिला लेना है, ताकि पेपर में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप वहां पे जो एग्जाम लेने वाला एग्जामिनर है उनसे आप अपना शिकायत कर दें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपको जो समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। ठीक है, अब इसमें 15 मिनट में करना क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी कि 15 मिनट में आप प्रश्न पत्रों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और सभी निर्देश पढ़ लेना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, पहले ही कहा गया है कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा, सारे के सारे क्वेश्चन करके आना है, चाहे आपको वह आता हो या नहीं आता हो। छोड़ करके आएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ न कुछ करेंगे तो कुछ न कुछ नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, निर्देश दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब है। ठीक है, इसमें 2 खंड है, खंड अ तथा खंड ब। ठीक है, खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं, यानी कि एक आपको OMR शीट मिलेगा, वहां पर आप लोग सभी बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, और वहां पे गोला करना होता है। ठीक है, अब निर्देश 4 है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। ठीक है, खंड अ के जो है सभी प्रश्नों को पढ़ना है और OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उससे काटना नहीं है तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है। और निर्देश 5 है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख ही अंकित है। और लास्ट निर्देश है कि खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है, यानी कि खंड ब जो है आपका पूरे 50 अंक का है, जिसका उत्तर आपको उत्तर कापी पर आप लोग देख पा रहे हैं। ये मैंने एक उत्तर कापी आप सभी के लिए कैसे लिखना है, क्या क्या करना है, सब मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो सभी जो है वर्णात्मक का उत्तर आपको उत्तर कापी पे लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए आपका पहला प्रश्न है कि चिंतामणि के रचयिता है, और यह कितने नंबर का है प्यारे बच्चों? तो 1 नंबर का है बहुविकल्पी प्रश्न, और इसका ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो देखिए चिंतामणि की जो रचयिता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। और प्रश्न संख्या 2 है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल या राजेंद्र यादव। तो ठीक है, पंच परमेश्वर जो कहानी है इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 प्यारे बच्चों है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इनमें से कौन सा एक नाटक है जिसे जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त।
तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? तो लहरों का राजहंस जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित या लिखित नहीं है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 4 है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु या अज्ञेय जी। तो ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के जो लेखक है अज्ञेय जी है, यानी कि राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी सही हो जाएगा। अब 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या श्याम सुंदर दास की। तो अपनी कथा किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, यानी कि राइट ऑप्शन प्यारे बच्चों 1 नंबर वाला सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 है कि भूषण किस युग के कवि है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल। तो जो भूषण है वो रीतिकाल के कवि है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 प्यारे बच्चों देख लेते हैं कि ललित ललाम, ललित ललाम रचना है मतीराम की, पद्माकर की, देव की या भूषण की। तो जो ललित ललाम है वो मतीराम की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि यशोधरा, यशोधरा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की या मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त की जो है यशोधरा रचना है। ऑप्शन डी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की या नरेंद्र शर्मा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि अज्ञेय की रचना है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थाई भाव प्यारे बच्चों क्या होता है? तो वो होता है शोक, यानी कि राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 को प्यारे बच्चों 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि रूपक अलंकार है। ये हर साल इंपॉर्टेंट में पूछता है, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। अब 13 नंबर कह रहा है कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यानी कि विराम होता है। यह लक्षण किस छंद का है? तो इसे आप लोग याद कर लेना है। यह जो लक्षण है प्यारे बच्चों वह है रोला का। किसका? रोला का। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परि है, यानी कि राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण का जो संधि विच्छेद होता है प्यारे बच्चों वो परि प्लस आवरण होता है। तो यहाँ जो आगे लगता है प्यारे बच्चों वह उपसर्ग है। ठीक है, अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि महानता
महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी कि प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो महानता शब्द में प्यारे बच्चों ता प्रत्यय लगा है, महान प्लस ता यानी कि महानता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सुख दुख में समास है। सुख दुख में कौन सा समास है, तो वो है प्यारे बच्चों द्वंद्व समास है। और सुख दुख के जो शब्द होते हैं प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्या होते हैं, विलोम होते हैं। द्वंद्व वाले समास वाले शब्द एक दूसरे के प्रायः विलोम होते हैं, ट्रिक लगा लेना है। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची प्यारे बच्चों अनिल नहीं है। अनिल का मतलब होता है हवा या वाव, हवा या वाव। तो ये जो है अग्नि यानी आग का पर्यायवाची नहीं है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अभ्युदय, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों अभिधन उदह। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं वचन रूप है। ठीक है, एक वचन रूप है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि मधुनः। क्या हो जाएगा, मधुनः। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि पठिस्थः धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि बहुवचन है और मध्यम पुरुष है। तो इस तरह से जितने भी आपके MCQ क्वेश्चन है यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो 20 के 20 मैंने आप सभी को पढ़ा दिया। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करके आइएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे तब हमारा खंड आएगा ब, और खंड ब क्या है, वर्णात्मक प्रश्न। खंड ब जो है हमारा वर्णात्मक प्रश्न है और इसका उत्तर हमें कॉपी पर लिख करके देना है और यह 50 नंबर का है। इसमें आपको ध्यान देना है, यह आपका प्यारे बच्चों 50 नंबर वाला है। और पहला ही प्रश्न क्या है कि देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 3 प्रश्न पूछा है, पहला, दूसरा और तीसरा, और एक प्रश्न 2 अंक का, 2 अंक का, 2 अंक का है। अब हम लोग गद्यांश जो है पढ़ लेते हैं। गद्यांश क्या है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। उसके बाद यहाँ अंडरलाइन वाला है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। ठीक है, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ के जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इसका 3 क्वेश्चन है, अथवा भी करके एक दिया है, अथवा यदि आप पहले का नहीं करते हैं प्यारे बच्चों तो दूसरा है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने का अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कैंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पक्षी, सभी कलकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है,
कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं से होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम ही नहीं लेती है। इसका भी 3 क्वेश्चन दिया है, तो किसी एक गद्यांश का आपको हल करना है और पूरे 6 नंबर मिलेंगे। चलिए हम पहले प्रश्न का जो उत्तर लिखे हैं, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी को दिखा देते हैं कि कॉपी को आप लोग कैसे लिखिएगा। यह कॉपी का लिखने वाला पृष्ठ जो है निकल गया। खंड ब, ठीक है, खंड ब और वर्णात्मक प्रश्न आपको हेडिंग लगाना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लगाइएगा। और मैंने जो उत्तर दिया है प्यारे बच्चों वो पहले ही गद्यांश का दिया है, अश्वारोही पास आया तो यहाँ से लिख देंगे कि अश्वारोही पास और डॉट डॉट कहाँ, तो मैं जाती हूँ यहाँ तक का। ठीक है, सबसे पहले पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखना है कि सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 1 नंबर और लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। यह जो गद्यांश था यह ममता पाठ से लिया गया था और इसके लेखक कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद। अब प्रश्न संख्या 2 है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ से मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदे जाने के भय से डर से भयभीत रही। यहाँ से करना है कहाँ तक, विश्राम गृह में जाती हूँ। तो इसका जो है कैसे करना है प्यारे बच्चों, देखिए यह 2 नंबर लिखिएगा बिल्कुल ऐसे, रेखांकित अंश की व्याख्या। और जो है बिल्कुल लिखेंगे कि मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल, अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं उस घर जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। यानी कि मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यहाँ तक हम लोग इसका जो है लिख देंगे, व्याख्या कर, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे। अब 3 नंबर है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो इसका जो है हम लोग लिख देंगे उत्तर, प्रश्न संख्या जो 3 था इसका, कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह और पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी पर पड़े। वह अपने निवास स्थल को लेकर के भयभीत हो रही थी। तो इतना लिख देंगे प्यारे बच्चों, आपको जो है बिल्कुल 6 में 6 नंबर मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। पूरे ध्यान के साथ आपको देखना है और बिल्कुल कैसे हम बता रहे हैं आज ही इन सभी प्रश्नों को तैयारी भी कर लेना है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2, 2 और 2 करके पूरे आपको यहाँ 6 नंबर मिलेंगे। पद्यांश पहला है कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, धीर धरि धीर दगे दये मग में डग है, झलकी भली भाल कली जलकी, पुट सुखी गए मधुराधर वै, फिर बुझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिया कित है, अतीय की लखी आतुरता पिय की अंखिया अतिचारु चली जलचय। ठीक है, इसमें भी 3 है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, इसके लिए आपको 2 नंबर। और रेखांकित अंश पर्णकुटी करिहो कित है में कौन सा अलंकार है। अथवा करके इसमें प्यारे बच्चों एक और था, और सा पद्यांश दिया है, और वो पद्यांश दिया है कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमसा। तो किसी एक का ही हमें उत्तर देना है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या दूसरे को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये प्रश्न संख्या दूसरे का हम लोग उत्तर लिखेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में लिखवाए हैं।
यह जो पद्यांश है पुरते निकसी रघुबीर बधु, यह कहाँ से लिया गया है, इसे आपको ध्यान देना है। और कौन इसके लेखक है, उसी को हम लोग संदर्भ की भाषा में लिखते हैं। देखिए बिल्कुल प्रश्नोत्तर संख्या 2 लगाइएगा। पुरते निकसी रघुबीर बधु डॉट डॉट करके चारु चली जल चय तक यहाँ तक लगा देना है। लिखेंगे संदर्भ पहले प्रश्न का उत्तर कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। अब दूसरा क्या है कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, उनके आंखों से आंसू क्यों बहने लगे, तो लिखेंगे कि राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा को देखकर श्री राम के आंखों से या नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो ये 2 नंबर का, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 4 नंबर। और आपको प्यारे बच्चों पूछा है कि रेखांकित अंश पर्णकुटी करहित है में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखेंगे कि यहाँ जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे आगे जो प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न संख्या 3 है। अब प्रश्न संख्या 3 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है ऐसा नगरी वाला और दूसरा है कि नागरिकः बहुकाल्यः यावत् अचित्यत पर परिहेलिका उत्तर दातु समर्थ न अभवत। किसी एक का अथवा ला, या तो ऊपर का आंसर लिखिए अथवा नीचे का। और आपको जो नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों वो पूरे 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 3 के तरफ हम बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या हमारा 3 बिल्कुल उसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 3 हेडिंग लगाना है। और हम उत्तर किसका लिखे हैं, तो ये वाराणसी वाला जो पाठ है इसको छोड़ दिए हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक वो आसान है, थोड़ा सा इसको हम तैयारी करा रहे हैं। अब इसका जो है सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में लिखना क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से उद्धृत है। इतना आप लिख देते हैं तो आपको संदर्भ के लिए 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अब इसका हिंदी अनुवाद कैसे करना है, कह रहा है कि नागरिकः बहुकाल्यः यावत् चित्ततः स पर प्रहेलिका उत्तरः दातु समर्थ न अभवत। इसका अर्थ हो जाएगा कि नागरिक बहुत देर तक यह सोचता रहा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका। ठीक है, यहाँ तक का उत्तर हो जाएगा। अब आगे लिखा है कि अतः ग्रामीणम अभवत, अतः ग्रामीण ने बोला अहम अस्या प्रहेलिका उत्तरम जनाम, कि अतः ग्रामीण ने मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ, ग्रामवासी ने बोला। ठीक है, अब आगे लिखा है कि इदः श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत यदि भवानी उत्तर न जानाति तहि दतासु 10 रूपकाणि। ठीक है, रूपकाणि अतः मलाल मुखेन नागरिकेण समया अनुसार 10 रूपकाणि दतात। यानी कि लिखेंगे कि यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दो। अतः मलिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए गए। ठीक है, यहाँ लिखा है कि मलिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा समयानुसार यानी शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए गए। तो इतना प्यारे बच्चों लिख देंगे, आपको बिल्कुल जो है 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 पढ़ लेते हैं कि नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का उत्तर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और पूरे आपको 5 नंबर मिलेंगे। पहला है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। अथवा करके प्यारे बच्चों दिया है कि माता गुरुतरा भूमेह खात पितो चत्रा सस्था मनः शीघ्रांतरः वतात चिंता बहुतरी तीर्णात्। ठीक है, अब किसी एक जो है पद्यांश का हमको उत्तर लिखना है प्रश्न संख्या 4 में। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 बिल्कुल आपको लगाना है कॉपी में, बिल्कुल अच्छे तरीके से बार बार अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ।
माता गुरुत्रा वाला अथवा करके दिए हैं और बहुतरी तीर्णातक दिए हैं। तो यहाँ संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। और यहाँ इसका अनुवाद लिखेंगे कि माता गुरुत्रा भूमि, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, यानी माता जो है भूमि से क्या है, तो प्यारे बच्चों भारी है, यानी कि वजनदार है। खात पीतो चत्रास्था अस्था, ठीक है, आकाश से अधिक ऊंचा पीता है। आगे लिखा है कि मन शीघ्रंतरः बतात चिंता बहुतरी तृणात, यानी कि जो मन है हवा से शीघ्र चलने वाला है, और जो चिंता है वो तिनका से अधिक जो है जलाने वाली है या दुर्बल बनाने वाली है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न उत्तर संख्या 4 का उत्तर लिख देंगे। अब आपका 5 नंबर आता है प्यारे बच्चों। प्रश्न 5 नंबर एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये आपको बिल्कुल प्यारे बच्चों 3 नंबर में आ रहा है। और प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए ये खंड काव्य है जो हर जिले के लिए अलग अलग दिया गया है, इसलिए इस खंड काव्य का मैंने उत्तर जो है उत्तर पुस्तिका वाला कॉपी में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा नहीं ध्यान दिया तो इसी का उत्तर जो है समझ करके अपना तैयारी करके चला जाएगा, जो का हो जाएगा उसके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इसलिए हमने खंड काव्य का छोड़ दिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 पर, और 6 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और जीवन परिचय के लिए आपको 3 नंबर और एक रचना केवल लिखेंगे तो 2 नंबर। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको पूरे बिल्कुल 5 नंबर मिल जाएंगे। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, और तीसरा है जयशंकर प्रसाद का। तो ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अब जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या होता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-2 4-4 पेज लिखते हैं, लेकिन 2-4 पेज में नहीं, एक ही पेज में लिखिए, सटीक जीवन परिचय लिखिए। अब देखिए हमने किसका लिख रखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहले वाले का ही उत्तर लिखा है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 6 का हेडिंग बना दिए हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख करके जीवन परिचय हेडिंग बनाना है। इस बात को ध्यान देना है कि संक्षिप्त परिचय इधर लिख दीजिएगा, तो जो एग्जामिनर है इसको ना भी पढ़े तो ये पढ़ करके आपको जो है पूरे नंबर 5 में 5 नंबर दिलवा देगा। अब देखिए जीवन परिचय में क्या लिखे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अघोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। यहाँ हमने सबसे पहले नाम और जन्म के बारे में व्याख्या बता दिया। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे तथा इनकी माता विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनके माता के भी बारे में व्याख्या हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील में हुई। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें श्याम सुंदरदास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई थी। ठीक है, और ये विभाग अध्यक्ष भी रहे, यानी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। देखिए इस तरह से जीवन परिचय एकदम बिल्कुल संक्षिप्त में लिखे हैं। और एक रचना का जिक्र किया है कि इनकी एक प्रमुख रचना लिखी है, तो कोई एक प्रमुख रचना इनको लिख देना है। तो रचना हेडिंग बनाए हैं और चिंतामणि जो है लिख दिए हैं। और संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले इनका नाम, इनका जन्म, इनके पिता के नाम, रचना और मृत्यु लिख दिए हैं, जो है बिल्कुल नंबर आपको यहाँ से 5 में 5 मिल जाएगा। अब जो प्रश्न है 6 का ख कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और इस तरह से 3 और 2 5 नंबर आपको मिलेंगे। पहले गोस्वामी तुलसीदास, रसखान जी, सुमित्रानंद पंत जी और मैथिली शरण गुप्त जी है। तो किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है,
तो चलिए हम एक कवि का भी जीवन परिचय आपको लिख करके बता दे रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 6 जो है 6 का ख वाला उत्तर है। अब हमने जीवन परिचय किसका लिखा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का, और बिल्कुल उसी अंदाज में उसी तरह से हमने लिख रखा है। तो देखिए हेडिंग बना दीजिएगा इसी तरह से, गोस्वामी तुलसीदास जीवन परिचय लगाइएगा हेडिंग, और लिखना क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बादा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तीन चीजें निकल गई, नाम, इनका जन्म और जन्म का स्थान। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम जो है, यहाँ नाम लिखे हैं, राम बोला था। इनके माता पिता इन्हें बचपन से ही त्याग दिए थे। तब स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नौली से हुआ था। ये पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी से डांट सुनने के बाद इनके मन में वैराग्य हो गया। इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास आदि की शिक्षा ग्रहण की थी, और इनकी मृत्यु यहाँ जरूर लिखना है कि सन 1623 ईस्वी में काशी में हो गई थी। संक्षिप्त परिचय में इनका नाम लिखे हैं, इनका जन्म का समय लिखे हैं, पिताजी का नाम, माता का नाम, रचना और मृत्यु। तो ये हो गया इनका संक्षिप्त परिचय। और इनकी एक रचनाएं लिखने को बोला है, हमने 2-3 लिख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, नंबर तो मिलेगा ही। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका और दोहावली। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो कॉपी लिखने का तरीका है ये भी आप लोग सीख पा रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 7 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, वो वाला लिखना है आपको। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आपको कैसे देना है, आपको बिल्कुल प्रश्नोत्तर संख्या 7 उत्तर ऐसे बना लेना है। ठीक है, अब इसका उत्तर लिखेंगे कि अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जनाति सह पंडितः। तो इस तरह से एक आप श्लोक लिख दीजिएगा, आपको जो है नंबर यहाँ से प्यारे बच्चों 2 नंबर श्लोक में मिल जाएगा, और बिल्कुल छोटा सा लिख देना है। अब आपका प्रश्न संख्या 8 है कि 8 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर जो है संस्कृत में देना है, और एक उत्तर के लिए 2 नंबर और दूसरे के लिए भी 2 नंबर, पूरे आपको 4 नंबर मिलेंगे। पहला है कि बीरह केन पूज्यते, दूसरा है कि पदेन बिना किम दूरयात, तीसरा है कि चंद्रशेखर कह आसीत, और चौथा है अस्माकः संस्कृति की दृष्टि वर्तते। तो देखिए किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है, बिल्कुल आपको 4 नंबर 2-2 करके नंबर मिल जाएंगे। देखिए हमने पहले और तीसरे का उत्तर लिखा है बीरह केन पूज्यते, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि बीरह वीरेण पूज्यते, यानी कि जो वीर है वो वीर के द्वारा ही पूजा जाता है। और हमने तीसरा का भी उत्तर लिख रखा है कि चंद्रशेखर कह आसी, चंद्रशेखर कौन थे या कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत्, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। अब आपका 9 नंबर जो है प्यारे बच्चों ये बहुत बड़ा नंबर लेकर के आ रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और पूरे आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। और प्रश्न जो है किस पे दिया है कि आपको देश प्रेम पर लिखना है, आतंकवाद की समस्या और समाधान पर लिखना है, प्रदूषण और मानव जीवन पर लिखना है, और 4 नंबर है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लिखना है। किसी एक पर निबंध लिखिए और 9 नंबर प्राप्त कीजिए। ये वाला आपका प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। निबंध लिखने का तरीका भी समझ लेना है ताकि 9 नंबर में 9 नंबर तो मिल ही जाए आपको। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 आपको हेडिंग लगा देना है। निबंध जो लिखने का तरीका है प्यारे बच्चों 2 पेज में लिखिए या अधिक से अधिक 2.5 पेज में, 1.5 पेज में भी लिखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन सुंदर लिखना होना चाहिए और सटीक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। निबंध है प्रदूषण और मानव जीवन पर। रूपरेखा में पहले क्या होता है कि रूपरेखा में हम उन सभी टॉपिक की चर्चा कर देते हैं जिनकी हम आगे जिन टॉपिक पर लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, प्रदूषण का दूसरे में अर्थ लिखेंगे, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, समस्या का समाधान और उपसंहार लिख देंगे। लास्ट में कंक्लूजन जो इंग्लिश वाला होता है उस वाला। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखना है
कि आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक निर्जीव पुर्जा बन करके रह गया है और वह अपने पर्यावरण का ध्यान भी नहीं रख सका। तो ये तो हो गया प्रस्तावना, इतना ही यदि आप लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, सटीक शब्द का प्रयोग आपने कर दिया है। अब लिखेंगे कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। एग्जामिनर को कम समय में और कम पेज में सही बात को समझाना होता है। प्रदूषण का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण को दूषित कर देते हैं और इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जल में भी कई प्रकार के कचरे अपशिष्ट पदार्थों को फेंका जा रहा है, तो इस तरह से जल क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो यही प्रदूषण का अर्थ हम लोग समझा दिए हैं। अब प्रदूषण के प्रकार भी हम कुछ बता दिए हैं कि वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, रासायनिक प्रदूषण होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, और यहाँ पे हमने लिख रखा है आदि, माने बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। अब प्रदूषण से हानियां क्या है कि प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, मानसिक कमजोरी, कैंसर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है। ये आपको ध्यान देना, ये हानियां हैं। और समस्या का समाधान कैसे करेंगे कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों की अधिक कटाई पर भी रोक लगा देनी चाहिए और व्यर्थ पदार्थ एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा जल में मिलने न दिया जाए। तो इस तरह से कुछ अपने सुझाव दे दिया। और उपसंहार में क्या लिखेंगे कि प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। यदि जनता भी प्रदूषण के प्रति जागरूक हो जाए तो हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। तो इस तरह से देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, कक्षा 10 वाले, उनके लिए पूरे मैंने 70 में 70 नंबर वाला पेपर का हल बिल्कुल एकदम आसान भाषा में और 40 से 41 मिनट के अंदर ही करा दिया है। तो आप इतना टाइम लगा करके यदि आप देख लेते हैं तो एक तो हो जाएगा कि कॉपी लिखने का जो बेस्ट तरीका है वो आपको पता चल जाएगा और कौन से सटीक शब्द का प्रयोग करना है ताकि फुल मार्क आपको मिल जाए। इन सारे चीज़ों को आपको तुरंत प्यारे बच्चों पता तो चल ही जाएगा। आप इस वीडियो को यदि अब तक अंत तक देखे हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि यदि मेरी वीडियो पर 1K लाइक आ जाएगी तो मेरे प्यारे बच्चों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि प्यारे बच्चा वह भी अपना बढ़िया से हिंदी का तैयारी कर सके और वह भी मुझे एक लाइक दे करके, व्यूज दे करके मुझे सपोर्ट कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह सभी से हाथ जोड़ करके हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्यारा सा प्यारा लाइक दे करके शेयर कर दीजिएगा।